वेलकम टू बीटीएस फिजिक्स क्लासेस। जय हिंद बच्चों। आज हम देखने वाले हैं एपिसोड नंबर 54। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल। कौन सा टॉपिक है? इलेक्ट्रिक डायपोल, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इलेक्ट्रिक डायपोल दैट मीन्स विद्युत क्षेत्र का हम लोग अभी टॉपिक देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए। अब ये विद्युत द्विध्रुव में हम लोगों ने जो स्टार्ट किया है वो एपिसोड नंबर 50 से विद्युत द्विध्रुव के लिए। तो एपिसोड 50 में हमने बताया हुआ है कि विद्युत द्विध्रुव क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से जुड़े हुए एनसीईआरटी के सवाल कैसे बनाए जाते हैं, ये एपिसोड 50 में हमने करा। अब ये विद्युत द्विध्रुव कहाँ प्रकृति में पाया जाता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो उसको हमने देखा एपिसोड नंबर 51 में। उसमें हमने देखा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, उसी में हमने बताया हुआ है कि ग्रीन प्रभाव क्या है, हरित ग्रीन प्रभाव क्या है। दैट मीन्स हरित ग्रीन प्रभाव के वास्तविक कारण को हम लोग उसमें जानते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और हम जानते हैं कि ये CO2 गैस के कारण होता है। तो CO2 गैस क्यों ऐसा करता है, आखिर वही क्यों दिखाया, जबकि हमारा नाइट्रोजन भी वायुमंडल में है, ऑक्सीजन भी है, ये सब क्यों नहीं किया जो CO2 कर बैठा। तो वही सारी चीज़ें हमने एपिसोड नंबर 51 में बताया हुआ है कि हरित ग्रीन प्रभाव क्या है, उसको हमने देखा। उसके बाद 52 में हमने देखा कि अगर इलेक्ट्रिक डायपोल है, विद्युत द्विध्रुव है, दो चार्ज सिस्टम होता है और कुछ नया चीज नहीं है। विद्युत द्विध्रुव के कारण अगर पोटेंशियल निकालना होता है, पोटेंशियल दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो दैट मीन्स ये 5 मार्क्स का हमने बताया हुआ है। तो 5 मार्क्स का आप 3 केस में आप लिखते हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, तब जाके आपको पूरा मिलता है। उसके बाद एपिसोड नंबर 53 में हमने किया हुआ है कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करते हैं। तो जैसे हम विभव निकालने के लिए बताए, उसी तरह से हम विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए बताएं। उसमें भी तीनों कंडीशन हम लिखेंगे, तब हमको 5 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ये सारा कुछ हमने बताया। अब एपिसोड नंबर 54 में हम देखने वाले हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की गति। गौर करना है, बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की गति। तो थोड़ा सा हम ये जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि भाई ये बाह्य विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या हुआ। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है, पहले उसको थोड़ा समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, और इलेक्ट्रिक डायपोल में हमने कहा है कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। चार्ज दोनों का क्या होता है, परिमाण दोनों का क्या होता है, बराबर होता है और अपोजिट नेचर का होता है। और कुछ दूरी पर ये जब व्यवस्थित होता है तो इसी सिस्टम का नाम होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन प्रकृति में ये बहुत छोटा लेवल में मिलता है। अब हम बात करते हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र। तो हमने ये देखा कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है तो ऑब्वियस है कि इसके आसपास में भी विद्युत क्षेत्र होगा, इसके आसपास में भी विभव होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र का, तो इसके कारण तो फील्ड है ही, होगा ही, चारों तरफ होगा, जिसका हमने फॉर्मूला भी जिक्र किया है एपिसोड 53 में। अब कहता है एक्सटर्नल मतलब बाह्य। तो बाह्य का मतलब कि मान लेते हैं कि इसके आसपास में कोई चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है प्लस, और इसके कारण जो फील्ड निकलता है, हम लोग जानते हैं कि स्फेरिकल निकलता है। तो ये मान लेते हैं कि ये फील्ड लाइंस निकल रहा है। तो अब इस फील्ड लाइंस को आप अगर गौर से देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि इस फील्ड में ये डायपोल रखा हुआ है। तो इस डायपोल के लिए ये हमारा कहलाएगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये बाह्य विद्युत क्षेत्र हो गया। अब इस विद्युत क्षेत्र को अगर आप गौर से देखिएगा तो हम अगर यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमने बताया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो विद्युत क्षेत्र के दिशा को बताता है। तो यहाँ पर तो स्पष्ट है कि यहाँ पर जो हमारा डायपोल का मतलब फील्ड का डायरेक्शन होगा इधर होगा, यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। आप देख सकते हैं इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन नीचे की ओर है। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर डिफरेंट पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन जो है वो अलग अलग है। इसका मतलब है इस फील्ड को हम लोग बोलते हैं असमरूप विद्युत क्षेत्र, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। गौर करना हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे डायरेक्शन कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ। ऑब्वियस है कि यहाँ पे परिमाण कुछ और होगा, यहाँ पे परिमाण कुछ और, यहाँ पे परिमाण कुछ और, यहाँ पे परिमाण कुछ और। क्यों होगा भाई? तो चार्ज से जो नजदीक में होगा वहाँ परिमाण ज्यादा, और जहाँ दूर होगा तो वहाँ पे कम।
इसलिए कि हमारे पास पॉइंट चार्ज के लिए जो फॉर्मूला होता है, मान लेते हैं क्यू चार्ज है और यहाँ से r दूरी पर अगर फील्ड का बात करते हैं उसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 q/r²। इसका मतलब दूरी बढ़ेगा तो फील्ड का मान घटेगा, मैग्नीट्यूड घटेगा, डायरेक्शन क्या होगा बाद की बात है। इसका मतलब है कि यहाँ पे परिमाण ज्यादा, यहाँ पे इससे कम, यहाँ पे इससे कम। इसका मतलब है यहाँ पे फील्ड का परिमाण कुछ और है, यहाँ पे फील्ड का परिमाण कुछ और है। तो ऐसे फील्ड को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। और चूंकि यहाँ पे इसके कारण भी होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण भी फील्ड होगा, लेकिन इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो फील्ड डेवलप होगा उसको हम बोलेंगे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल। तो इसके कारण जो पैदा हुआ इंटरनल, और ये जो बाहरी सोर्स के कारण है उसको हम बोल रहे हैं एक्सटर्नल। ठीक है, और जरूरी नहीं कि यही पे हो, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और वेरिएबल भी है। संयोग से ये क्या है, वेरिएबल, मतलब परिवर्तनशील है, परिमाण भी बदल रहा है, डायरेक्शन भी बदल रहा है। अब हम कहते हैं अगर एक हमारा ये समतल चादर है और इस पर चार्ज को हम एक समान रूप से क्या किए, फैला दिए, तो इसके कारण भी फील्ड पैदा होता है। और ये जो फील्ड पैदा करता है ये अक्सर कांस्टेंट फील्ड पैदा करता है, क्योंकि जितना परिमाण यहाँ होगा उतना ही परिमाण यहाँ, उतना ही परिमाण यहाँ। और डायरेक्शन देखिए, सबका डायरेक्शन देखिए, सबका इधर ही, एक ही दिशा में। इसका मतलब परिमाण भी बराबर और दिशा भी बराबर, ईच एंड एवरी पॉइंट पर। तो इसमें अगर किसी डायपोल को हम रख देते हैं, सपोज दैट ये हमारा डायपोल है, तो इस डायपोल के कारण तो फील्ड होगा लेकिन वो इंटरनल होगा, लेकिन इस समतल चादर के कारण जो फील्ड पैदा हो रहा है इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल फील्ड। क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फील्ड। अब ये एक्सटर्नल फील्ड जो है ये हमारा क्या है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्यों कांस्टेंट है वो हम अभी देख लिए। ये हमारा वेरिएबल है, ये हमारा कांस्टेंट है। हालांकि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसके कारण जो फील्ड होगा वह हमेशा कांस्टेंट ही होगा, ये भी गारंटी नहीं है, वेरिएबल भी हो सकता है। कैसे होगा, एनसीईआरटी में इस पे आधारित सवाल है, जब हम करेंगे तो वहां हम बता देंगे। तो कहने का मतलब एक मोटा मोटी तौर पे हमको ऐसा लग रहा है ये हमारा कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का उदाहरण है और ये हमारा वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड का उदाहरण है। और उसमें जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते हैं तब कहता है, टॉपिक को आप समझिए, बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की गति। मतलब बाहरी विद्युत क्षेत्र में जब हम इस द्विध्रुव को रख दिए तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बल क्या होगा, टॉर्क क्या होगा, इन्हीं सारी चीजों का हमको जिक्र करना है। तो आई होप कि हम ये समझ गए हैं कि बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या है। अब यहाँ से एक सवाल उठा कि बाह्य विद्युत क्षेत्र तो समझ में आ गया, अब वेरिएबल और कांस्टेंट ये दो पे लफड़ा है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। हालांकि विद्युत क्षेत्र को हमने बताया हुआ है डिटेल से एपिसोड नंबर 34 में कि विद्युत क्षेत्र है क्या, विद्युत क्षेत्र तीव्रता है क्या। तो विद्युत क्षेत्र क्या था, याद कीजिए, किसी आवेश के चारों ओर मौजूद वह क्षेत्र जिसके अंदर कोई थर्ड चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव करता है, उसी क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र को मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए हम लोग विद्युत क्षेत्र तीव्रता का अनुमान लगाते हैं। अब बात करते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र, ठीक है, आप समझ में आ गया, विद्युत क्षेत्र की गति का अध्ययन करना है। उससे पहले अब ये समझना होगा हमको कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, क्योंकि द्विध्रुव हमारा तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रह सकता है और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रह सकता है। तो इसका मतलब है कि अब हम समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र कहते किसको हैं और ये होते कितने प्रकार के हैं। तो कहते किसको हैं ये तो एपिसोड 34 में हम बता दिए, अब कितने टाइप के होते हैं वो देख लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा समझिए आप पहले, विद्युत क्षेत्र क्या बताए हैं, याद कीजिए थोड़ा सा पिछले एपिसोड को, इलेक्ट्रिक फील्ड याद कीजिए हम क्या बताए हैं, अभी तुरंत बताए कि किसी आवेश के चारों ओर मौजूद वह क्षेत्र जिसके अंदर किसी अन्य आवेश के आने से, किसी थर्ड चार्ज के आने से वह विद्युत बल का अनुभव करता है, तो ऐसे क्षेत्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। चलिए, अब ये हम बताए थे कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो भाई इससे फायदा क्या है, तो कहता है जितना भी वेक्टर क्वांटिटी है उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। इसका मतलब है कि इसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि विद्युत क्षेत्र के पास क्या क्या है,
मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड बोले तो परिमाण और डायरेक्शन बोले तो दिशा, यानी कि दोनों इसके पास है। चलिए, इससे फायदा क्या मिल रहा है अब हम देखते हैं। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र के प्रकार। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो हम तो पहले ही बता चुके हैं आपको। पहला हो जाता है आपका समरूप विद्युत क्षेत्र, समरूप विद्युत क्षेत्र, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट और यूनिफॉर्म। इसी को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपसे कोई सवाल करेगा कि भैया ये बताइए कि कांस्टेंट या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। समरूप विद्युत क्षेत्र क्या है? आपको तो हम बताए, क्या बताए कि अगर कोई फील्ड है, और इसको यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। ये हमने क्या किया था, एक समतल लिया था और इसके कारण हम फील्ड दिखा रहे थे। तो हम यहाँ लें चाहे कहीं लें, यहाँ पर परिमाण, यहाँ पे परिमाण सेम, कहीं भी लेंगे तो परिमाण क्या होगा? सेम। और डायरेक्शन इसका अगर ईस्ट की ओर है तो इसका भी डायरेक्शन किधर है? ईस्ट की ओर। तो दैट मीन्स वह विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा दोनों बराबर हो, उसको हम क्या बोलते हैं? समरूप विद्युत क्षेत्र, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको थोड़ा सा हम परिभाषित कर लेते हैं। वह विद्युत क्षेत्र, वह विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा, क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा दोनों बराबर हो, दिशा एक समान, ऐसा कर देते हैं। एवं दिशा एक समान हो, उसे ही समरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। समरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। इन अदर वर्ड्स अगर बात करते हैं, दूसरे लहजे में बात करते हैं, तो क्या बात करेंगे? दैट इलेक्ट्रिक फील्ड having यूनिफॉर्म और कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड और and direction of electric field, uniform magnitude and direction of electric field at each point is called uniform electric field। ठीक है। इसको अगर हम डायग्राम से दिखाना चाहें तो डायग्राम कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं। ये मान लेते हैं कि कोई समतल चादर है, चार्ज बड़ी है, इससे ये फील्ड लाइंस बाहर जाएगा। जब प्लस होता है तो बाहर निकलता है, माइनस रहता है तो अंदर जाता है। हालांकि हमने फिगर में पहले दिया है, माइनस दिखाया है, बाहर की ओर दिखाया है। ये समझ में आना चाहिए कि फील्ड अगर है तो कुछ इस तरह से होता है कि ये जो फील्ड लाइंस आपको दिख रहा है,
ये कुछ इस तरह से लिखिएगा। और सेम लाइंस जो है फील्ड लाइंस का जो कांस्टेंट रहता है, जहाँ घनत्व जो है फील्ड लाइंस का एक समान है, तो समझ जाना है कि वो समरूप है। इसका मतलब है कि यहाँ पर आप पॉइंट लीजिए, यहाँ पर पॉइंट लीजिए, चाहे यहाँ पे पॉइंट लीजिए। अगर इसका नाम हम ए कर देते हैं, इसका नाम बी कर देते हैं, इसका नाम सी कर देते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे डायरेक्शन इधर है। अगर इधर वाले डायरेक्शन को हम मान लेते हैं कि ईस्ट है, तो सबका डायरेक्शन ईस्ट की ओर है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर अगर बात करें इफ ई ए मॉड कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सिर्फ लिखे तो वो मॉड ही है, लेकिन हम आपके सुविधा के लिए बोल रहे हैं कि ई ए बराबर क्या हो जाए, ई बी बराबर क्या हो जाए, ई सी। और दूसरी बात कि डायरेक्शन सेम हो जाए, डायरेक्शन क्या हो जाए, सेम, देन तब दिस इज नोन एज कांस्टेंट, या यूनिफॉर्म कर देते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, शॉर्ट में लिख दिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये तो हुआ डायग्राम के हिसाब से, और भी हम दिखा सकते हैं। अब मैथमेटिकली कैसे हम दिखा सकते हैं, मैथमेटिकली वी हैव, हालांकि हम मैथमेटिकली आपको बता दिए हैं, एपिसोड नंबर 39 में जाके देखिएगा, तो वहाँ हम ढेर सारा एग्जाम्पल बताए हुए हैं, वहाँ से आप ज्ञान ले सकते हैं कि हम कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड को मैथमेटिक्स के हिसाब से कैसे दिखाते हैं। मान लीजिए कि हम ई वेक्टर दिखाएं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट का। अगर हम लिख दिए ये 2i वेक्टर है प्लस 4j वेक्टर है माइनस 3k वेक्टर है, तो ये इसका मतलब है कि हमारा कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड, यहाँ मैग्नीट्यूड, यहाँ पे मैग्नीट्यूड सब क्या है, सेम। ये ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं, ये वोल्ट पर मीटर मतलब मात्रक रहेगा। ये जो है आई, जे और के, ये तीनों है। जस्ट मिनट। अब हम अगर बात करते हैं कि वोल्ट पर मीटर, ये 3D में, इसमें है ये 3D मतलब तीनों मौजूद है। अगर आपका ई वेक्टर बराबर है 2i माइनस 4k, ऐसा भी हो सकता है, ये वोल्ट पर मीटर है, और ये तब हो जाएगा आपका 2D में, इसमें हो जाएगा 2D में, 1D में भी हो सकता है। मान लीजिए कि ई वेक्टर बराबर दे दिए अल्फा आई वेक्टर, अल्फा का मान अगर कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट मान लेंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा, नहीं तो अल्फा वेरिएबल करेगा, वेरिएबल भी माना जा सकता है। इसका मतलब ये डायरेक्शन एक ही है, ये वोल्ट पर मीटर है, तो ये जो दिया हुआ है ये किसमें है, 1D में, कोई एक तरफ डायरेक्शन है। तो इस तरह से आप 1D 2D 3D किसी में भी आप इसको दिखा सकते हैं, और ये सबका मैग्नीट्यूड क्या है, फिक्स है। इसको दूसरे तरीके से भी हम देख सकते हैं, कांस्टेंट के टाइप से आप कभी कभी जो लिख देते हैं ई वेक्टर बराबर 5 वोल्ट पर मीटर, इसका मतलब ये कांस्टेंट दिखाता है, किसी खास दिशा में डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन नहीं लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ है, और ये जो दिखाया गया ये सब, ये मैग्नीट्यूड के साथ भी है और डायरेक्शन के साथ भी है। तो चूंकि कांस्टेंट है, इसका मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो परिभाषा में हम लोग क्या देखें कि उसका परिमाण भी एक समान होना चाहिए और डायरेक्शन भी एक समान होना चाहिए। दोनों अगर एक समान हो रहा है ईच एंड एवरी पॉइंट पर, तो हम उसको क्या बोलेंगे, समरूप विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। जो हम पॉइंट्स बता रहे हैं इसका काम आएगा न्यूमेरिकल बनाते वक्त, एनसीईआरटी का जब बनाएंगे तो यहाँ पे काम आएगा, तो ये चीज़ ध्यान में देना है। तो आई होप कि आप इसको प्रिंट कर चुके होंगे। तो ये हो गया आपका समरूप विद्युत क्षेत्र, कांस्टेंट और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी में हम 2 नंबर कर देते हैं, ठीक है, यहाँ 1 के बजाय कर देते हैं 2,
और समरूप के बजाय कर देते हैं और समरूप विद्युत क्षेत्र। अब कांस्टेंट के बजाय हो जाएगा वेरिएबल, कांस्टेंट के बजाय क्या हो जाएगा वेरिएबल, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे, तो आपको याद कीजिए हम जो बता रहे थे तो उसमें क्या बोले थे कि प्रत्येक बिंदु पे इसके पास तो मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, दोनों होता है। अब वेरिएबल फील्ड का मतलब होता है या वेरिएबल वेक्टर का मतलब होता है या तो उसका परिमाण बदल जाए, या तो दिशा बदल जाए, या दोनों बदल जाए। गौर करना, हम क्या बोल रहे हैं, या तो परिमाण बदल जाए, या तो दिशा बदल जाए, या दोनों बदल जाए, तो हम उसको बोलेंगे वेरिएबल वेक्टर, वेरिएबल वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर हम लिखेंगे वह विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्र का परिमाण या दिशा, अब यहाँ पे हम लिखेंगे या दिशा या दोनों असमरूप हो, या दोनों असमरूप हो, उसे ही असमरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। वह विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्र का परिमाण या दिशा या दोनों असमरूप हो, मतलब वेरिएबल हो, जिसको बोल सकते हैं परिवर्तनशील हो भी लिख सकते हैं, उसे ही असमरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। दैट इलेक्ट्रिक फील्ड हुज, यहाँ पे थोड़ा जोड़ देते हैं या हैविंग भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, भाषा बदल देते हैं। दैट इलेक्ट्रिक फील्ड हुज मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और बोथ, थोड़ा इसको इधर कर देते हैं या यहाँ से इसको मिटा देते हैं, अच्छा रहेगा। दैट इलेक्ट्रिक फील्ड हुज मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और बोथ is different is known as non-uniform इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैदा होता है वो किसके कारण होता है, तो पॉइंट चार्ज के कारण नॉन यूनिफॉर्म पैदा होता है। सिलिंड्रिकल अगर है तो उसके कारण होता है। दैट मीन्स कि हम कई एग्जांपल्स हैं जिसके कारण हमारा वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम फिगर के हिसाब से दिखाना चाहें तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं। ये मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट चार्ज है, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है। तो यहाँ पर हम पॉइंट्स दिखा रहे हैं, ई ए नॉट इक्वल टू ई बी नॉट इक्वल टू ई सी। डायरेक्शन सेम और डिफरेंट, डायरेक्शन सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। सेम और डिफरेंट, दिस इज नोन एज, यहाँ पे जोड़ देते हैं एज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। NUEF का मतलब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इसको देखिए, बेलनाकार के कारण भी तो हो ही सकता है। तो हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि या तो परिमाण बदल जाए या दिशा बदल जाए। संयोग की बात है कि ये जो एग्जाम्पल हम दिखा रहे हैं इसमें इसका परिमाण भी बदलता है और दिशा भी बदलता है ईच एंड एवरी पॉइंट पर, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, इधर हम समझा देते हैं कि आखिर हम कैसे माने कि परिमाण
बदल जाए और डायरेक्शन कांस्टेंट हो, ऐसा कौन सा एग्जांपल होगा? तो हमने जो पीछे एग्जांपल दिखाया था वही हम थोड़ा सा एग्जांपल लेके आपको बता देते हैं। इसी का एग्जांपल हम देखेंगे। सब यहाँ पर फील्ड जो है ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड बदल सकता है। हमने आपको बोला था कि ये अक्सर होता है कांस्टेंट, लेकिन जरूरी नहीं है, मैग्नीट्यूड को बदला जा सकता है। डायरेक्शन तो नहीं बदल सकते हैं लेकिन परिमाण बदल सकते हैं। तो अगर यहाँ पर ई ए नॉट इक्वल टू ई बी नॉट इक्वल टू ई सी है बट डायरेक्शन सेम है, तो इसको भी हम नॉन यूनिफॉर्म बोल सकते हैं। बोल सकते हैं क्या? बोलते हैं, क्योंकि परिमाण यहाँ पर क्या है? अलग अलग। इसमें क्या है कि परिमाण भी अलग अलग है और दिशा भी अलग अलग है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये भी है हमारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए अब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे मैथमेटिकली देख लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि आपका किसी एक दिशा में भी बदल जाएगा तो उसको हम वेरिएबल बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि हम लिख दिए x, ये x का ये शो कर रहा है कि जे तरफ का जो घटक है, प्रोजेक्शन है, और के तरफ का जो प्रोजेक्शन है वो तो नहीं बदल रहा है लेकिन x का बदल रहा है। इसका मतलब है कि जब कोई फील्ड है उसका तीन दिशा में प्रोजेक्शन हो सकता है, ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, तो ये अगर बदल गया तो इसका नेट जो होगा कहीं ना कहीं इधर होगा। मान लेते हैं ये पेन जो है ये नेट वाला है, ये x, ये y, ये z और इस तीनों का परिणामी हो गया ये। तो तीनों में से कोई एक बदल गया तो समझिए कि इस पर प्रभाव आएगा। जिस तरह से अगर एक बाप का तीन बेटा है तो तीनों में से अगर एक कोई बदल जाए तो बाप पे प्रभाव पड़ेगा, लेकिन तीनों नहीं बदले तो इस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार से तीनों में से कोई एक प्रोजेक्शन बदल जाएगा तो समझिए कि वो वेरिएबल है। तो यहाँ पर x वाला हिस्सा वेरिएबल है, y वाला तो वेरिएबल नहीं है, z वाला वेरिएबल नहीं है, लेकिन इस तीनों का जो परिणामी होगा इसका मतलब वो वेरिएबल है। इसका मतलब इसको आप कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है? वेरिएबल। उसी तरह से इसमें भी हम कह सकते हैं, बोल दिए कि यहाँ पर जो है अल्फा आई है और जहाँ अल्फा जो है ये कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। तो कांस्टेंट नहीं वेरिएबल है तो इसका मतलब आई वाला क्या हो रहा है? वेरी कर रहा है, के वाला वेरी नहीं कर रहा है, तो ओवरऑल ये क्या हो रहा है? वेरी कर रहा है, तो परिमाण बदल रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं, बोल दिए कि ई वेक्टर बराबर अल्फा नहीं मान के हम कुछ मान लिए बीटा मान, ठीक है, और बोल दिए कि बीटा वेरिएबल है, तो बीटा वेरिएबल है तो इसका मतलब ये वेरिएबल का उदाहरण है। E बराबर 5 वोल्ट मीटर अब लिखना उचित नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ लिख देने से ये कांस्टेंट को इंडिकेट करेगा, इसका मतलब ये इस तरह का नहीं हो सकता है। हाँ हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। E वेक्टर बराबर लिखा जा सकता है 2x + 5y, ठीक है, तो वोल्ट पर मीटर, ऐसा कुछ लिख दीजिए। इसका मतलब है ये x के लॉन्ग भी वेरी कर रहा है और y के लॉन्ग भी वेरी कर रहा है, तो इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो समझिए कि ये वेरिएबल का उदाहरण है, ठीक है। इसको प्रिंट किया जाए, स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, ये काम आएगा, काफी काम आएगा। अभी हम कैलकुलेशन करेंगे 3 मार्क्स का, 2 मार्क्स का ये पूछता है, सब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, इस पे आधारित। ऑब्जेक्टिव में तो पूछ ही सकता है और पूछता ही है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको थोड़ा जोड़ दीजिए तो अच्छा लगेगा। That electric field whose magnitude or direction of electric field or both is different at each point. At यहाँ मुझे बोलते हैं at each point, ठीक है। At each point is known as non-uniform electric field, ठीक है। अब हम ये तो समझ गए कि अब जो है हमारा टॉपिक रेडी है, तैयार है लॉन्चिंग के लिए, बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत विद्युत की गति। अब समझ गए कि बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या है, कि बाह्य स्रोत के कारण जो पैदा होगा वो बाह्य विद्युत क्षेत्र होगा, और विद्युत विद्युत की गति, तो उसमें जब हम विद्युत विद्युत को रखेंगे तो उसकी गति के साथ क्या होगा ये सारा कुछ देखेंगे। तो अब हम देखने वाले हैं जो मेन टॉपिक है उसका कारण। तो इसका मतलब है कि विद्युत विद्युत को रखने का आइडिया दो तरह से हो सकता है, एक समरूप में रखा जा सकता है और दूसरा असमरूप में। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, इससे आधारित
बिहार बोर्ड में, तो उसको हम देखते हैं, पहले समझने की कोशिश करते हैं। आप आंसर खुद कर दीजिएगा। और अब पीडीएफ जो है हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का आपको डाल देंगे, आप अपना लिख लीजिएगा। हम लोग बैठे बैठे क्या करेंगे लॉकडाउन में, उसका फायदा उठा लेते हैं। चलिए एक तरफ हम कर देते हैं कांस्टेंट के लिए, एक तरफ कर देते हैं वेरिएबल। इसको दो भाग में कर देते हैं। चलिए इधर कर देते हैं कांस्टेंट, दैट मीन्स समरूप विद्युत क्षेत्र, समरूप विद्युत क्षेत्र में इधर कर देते हैं, और समरूप विद्युत क्षेत्र में, थोड़ा सा इसको गौर से समझना, ऑब्जेक्टिव इससे हल होता है। इसमें केस 1 कर देते हैं और केस 2 कर देते हैं। क्यों कर देते हैं थोड़ा सा भी समझते हैं। जब समरूप है तो समरूप हमारा ऐसा हो सकता है, ये हमारा समरूप विद्युत क्षेत्र है, और इसमें द्विध्रुव को हम रखते हैं। कैसे रखते हैं, तो ये हमारा नेगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। इसका जो डायपोल मोमेंट है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब पी वेक्टर है, ठीक है। और ये इसका सेंटर ऑफ डायपोल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड को देखिए, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और पी वेक्टर भी इधर है, तो थीटा का मान कितना 0 डिग्री। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, अगर ऐसे कर देते तो इसका मतलब डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर हो जाता, इसका मतलब 0 डिग्री, और यहाँ पे हो सकता है ऑल्सो हो सकता है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। मतलब या तो प्लस वाला इधर माइनस उधर जाता तो 180 डिग्री हो जाता, और इस तरह से है तो 0 डिग्री है। इसका मतलब ये है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि डायपोल जो है विद्युत क्षेत्र में इस तरह से सोया हुआ है। डायपोल मोमेंट अभी इधर है, विद्युत क्षेत्र इधर है, तो 0 डिग्री। और अब डायपोल अगर ऐसे है, विद्युत क्षेत्र डायपोल मोमेंट इधर है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इधर है, और विद्युत क्षेत्र का दिशा भी इधर है, क्योंकि जब नेगेटिव उधर जाएगा पॉजिटिव इधर आएगा, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव इधर हो जाएगा, तो उस स्थिति में कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो अभी फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि या तो 0 डिग्री हो जाए या 180 डिग्री हो जाए, तो उसको सीधा सोचते हैं कि विद्युत क्षेत्र में डायपोल सोया हुआ है, ठीक है। अगर दोनों केस है तो जब ये सोया हुआ है और समरूप विद्युत क्षेत्र है, तो इसका मतलब है कि अगर ये चार्ज Q है, ये भी चार्ज Q है, तो इसमें बल का क्या पोजीशन है, घुमाने के लिए, गति करने के लिए तो बल चाहिए। जब तक उस पर नेट फोर्स नहीं लगेगा तब तक वह गति नहीं करेगा। थोड़ा सा इसको ऐसे समझते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई डायपोल है, इस पर 5 न्यूटन इधर से लगा फोर्स और 5 न्यूटन इधर से लगा फोर्स, तो ये तो बेचारा कहीं नहीं जाएगा, यानी कि ना तो इधर जाएगा गति करके, ना तो इधर जाएगा, ना तो ऊपर ना नीचे। इसका मतलब है कि ये गति नहीं करेगा, ठीक है। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इस पर नेट फोर्स का मान 0 है, क्योंकि 5 न्यूटन फोर्स ईस्ट की ओर लग रहा था, मतलब इधर ईस्ट और इधर वेस्ट मान लेते हैं, तो 5 न्यूटन ईस्ट की ओर, तो 5 न्यूटन वेस्ट की ओर, इसका मतलब नेट फोर्स का मान क्या था 0 था। तो इस स्थिति में इस पर फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा, और आपको हम बता चुके हैं पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड में ही कि जब किसी चार्ज को आप बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, ठीक है। कितना लगता है, तो उसका चार्ज जो आप चार्ज रखें और जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, दोनों के गुणनफल के बराबर। इसका मतलब है यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो F बराबर कितना QE के बराबर, और यहाँ पर भी फोर्स लगेगा F बराबर QE के बराबर, क्योंकि जो फील्ड यहाँ पे है वही फील्ड यहाँ पे है, क्योंकि हम कौन सा ले रहे हैं, समरूप ले रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो है डायरेक्शन देख लेते हैं, तो डायरेक्शन किधर होगा थोड़ा सा ये देखते हैं। ये हमारा डायपोल है इस तरह से, तो नेगेटिव पे फोर्स लगता है किधर, फील्ड के अपोजिट, तो इस पर फोर्स लग गया इधर F वेक्टर और इस पर फोर्स लग गया इधर L वेक्टर, दोनों का परिमाण बराबर है। इसका मतलब है कि कोई 5 न्यूटन से इधर खींच रहा है, 5 न्यूटन से इधर खींच रहा है। मतलब अब जो सिचुएशन है 5, ये डायपोल मान लेते हैं, 5 न्यूटन से इधर खींच रहा है, 5 न्यूटन से इधर खींच रहा है, बेचारा कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि नेट फोर्स क्या होगा 0। यहाँ पर आप लिख सकते हैं F नेट इक्वल टू 0, ठीक है। तो केस 1 इसलिए हम बोले कि यहाँ थीटा इक्वल टू क्या हो जाए 0 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, और 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या हो, जब
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के साथ 0 डिग्री का कोण बनाए या 180 डिग्री का कोण बनाए तो उसके साथ नेट फोर्स का मान क्या होगा 0। और संयोग की बात है कि टॉर्क नेट वेक्टर का मान भी हो जाएगा 0। ये चीज एक कंफर्म करने वाली बात है, सोचने वाली बात है। टॉर्क नेट क्या होगा, सो देखिए ये फोर्स हमारा, ये हमारा सेंटर है, फोर्स हमारा इधर है, तो किसी भी वेक्टर को हम पीछे की ओर बढ़ा सकते हैं। तो ये फोर्स हमारा सेंटर से पास किया और ये फोर्स हमारा सेंटर से पास किया। इसका मतलब है कि जो फोर्स सेंटर से पास कर जाए वो टॉर्क डेवलप नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये है इसके द्वारा भी टॉर्क 0 है, इसके द्वारा भी टॉर्क 0। इसका मतलब टॉर्क नेट का मान क्या हो गया 0। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव याद रखना है। क्या याद रखना है, जब किसी द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के साथ अलाइन करके रखा जाता है, मतलब जैसे विद्युत क्षेत्र है वैसे ही रख दिया जाता है। अब इधर कौन रखा उधर से कोई मतलब नहीं है, अलाइन करके रखा जाता है, विद्युत क्षेत्र के साथ रखा जाता है, तो उस पर नेट फोर्स का मान क्या होता है 0। दैट मींस कुल बल का मान क्या होता है 0। और कुल बल आघूर्ण का मान, टॉर्क नेट का मतलब क्या हुआ, कुल बल आघूर्ण का मान क्या हो जाता है 0। तो ऑब्जेक्टिव में काम आ सकता है, तो ध्यान रखना है। अब हम कर देते हैं केस 2, ठीक है। अब थीटा नॉट इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। अब दोनों में से कोनो नहीं है, तो कोनो नहीं है तो इसका मतलब है कि इसको क्या कर दिया गया है, घुमा दिया गया है। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसको जगह बनाने के लिए इसको थोड़ा यहाँ से हम हटा देते हैं। ये हमारा सेंटर है, यहाँ पे लिख देते हैं एफ नेट वेक्टर इक्वल टू 0, टॉर्क नेट वेक्टर इक्वल टू 0। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम दिखाते हैं, ये हमारा डायपोल है, ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव। चार्ज अगर क्यू है तो यहाँ भी चार्ज क्यू होगा, ये सेंटर हो गया, ठीक है। अब है कि ये माइनस है तो इस पर फोर्स लगेगा इधर, F बराबर कितना QE, और इस पर फोर्स लगेगा विद्युत क्षेत्र के दिशा में F बराबर QE। तो द्विध्रुव तो एक तरह से मान लेते हैं कि वस्तु है, तो वस्तु है तो इसका मतलब ये है कि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन उधर फोर्स लगे या 5 न्यूटन इधर फोर्स लगे तो अभी भी ये नेट फोर्स 0। इसका मतलब ये है कि हम लिख सकते हैं F नेट वेक्टर इक्वल टू 0, लेकिन टॉर्क नेट नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसी से हमारा अगला क्वेश्चन 2 नंबर का इंपॉर्टेंट चलेगा। समरूप विद्युत क्षेत्र है, परिमाण दोनों पे बल का बराबर है, लेकिन इस वक्त ये बंदा सेंटर पे काम नहीं कर रहा है, ये बंदा सेंटर पे काम नहीं कर रहा है। तो जो बल सेंटर पे काम नहीं करेगा इसका मतलब वह टॉर्क उत्पन्न करेगा, मतलब घुमाने का टेंडेंसी उसमें होगा। अब आप ये देखिए कि अगर ये डायपोल है तो ये चाह रहा है कि हम इसको इधर घुमा दें, ये चाह रहा है कि हम इधर घुमा दें, तो बेचारा इधर घूम जाएगा। अगर इसको तो पकड़े हुए हैं तो ठीक है, लेकिन छोड़ देंगे तो ये ऐसे घूम जाएगा। इसका मतलब घुमाने का टेंडेंसी इसके अंदर है, और घूमने का टेंडेंसी जैसे आ गया इसका मतलब बलापुर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉर्क नेट नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो थोड़ा सा ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको काम आ जाएगा। जब किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के साथ, ये आपका विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखा जाता है। थीटा का मतलब अब कितना नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, मतलब सोया हुआ नहीं, मतलब इसको थोड़ा सा रखा गया है ऐसे करके। तो उसमें नेट फोर्स का तो मान 0 होगा, लेकिन नेट टॉर्क का मान 0 यानी कुल बल आघूर्ण का मान 0 नहीं होगा। दैट मींस इसमें घूमने की टेंडेंसी होगी, लेकिन रेखीय गति करने की टेंडेंसी इसमें नहीं होगी। इसमें भी रेखीय गति करने की टेंडेंसी नहीं होगी, घूमने की टेंडेंसी इसमें होगी, रेखीय गति नहीं करेगा। अपने पथ पे जैसे पंखा कैसे एक ही जगह पे रह के घूमता है, तो वही बेचारा जो है एक जगह रह के क्या करेगा, घूमेगा। इसलिए नेट फोर्स अभी भी क्या है 0, और नेट फोर्स जब तक 0 है तब तक वह रेखीय गति नहीं कर सकता है। क्यों? मान लेते हैं कि ये हमारा 5 न्यूटन इस पर इधर लगा और 10 न्यूटन इधर से लगा दे, तो ये बंदा जो है इसको ठेलते हुए रेखीय गति करते हुए चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर नेट फोर्स का मान क्या है 0। तो दैट मीन्स कि आप इसको समझ गए, ऑब्जेक्टिव इसका डील हुआ। अब हम बात करते हैं असमरूप विद्युत क्षेत्र में, ठीक वही अब केस हम लेते हैं। केस फर्स्ट,
थीटा नॉट इक्वल टू थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, मतलब अभी सोया है लेकिन असमरूप है। तो असमरूप है तो पहले तो असमरूप विद्युत क्षेत्र बना लेते हैं, यूं 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 यूं। अब इस तरह से ये हमारा नेगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है। हालांकि हरदम जरूरी नहीं कि नेगेटिव इधर हो पॉजिटिव इधर हो, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। सिर्फ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और कोई बात नहीं है। ये आपका हो गया इसका लेंथ, ये हो गया सेंटर। अब देखिए, अब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, इसका मतलब है कि आपका P वेक्टर इधर है और E वेक्टर इधर है। E वेक्टर इधर है तो इसका मतलब थीटा का मान कितना 180 डिग्री है यहाँ, बस यही फर्क है। अगर वही उलट करके रखते तो P वेक्टर उधर हो जाता, E वेक्टर उधर हो जाता, तो थीटा का मान 0 डिग्री हो जाता। अब देखते हैं कि ये तो असमरूप विद्युत क्षेत्र है। असमरूप का मतलब यहाँ का परिमाण, यहाँ का परिमाण, यहाँ का परिमाण, यहाँ का परिमाण अलग अलग। इसका मतलब यहाँ पर जो परिमाण होगा वो E1 और यहाँ पर जो परिमाण होगा E2, मतलब अलग अलग होगा। यहाँ पर जो परिमाण होगा वो E होगा, तो यहाँ पर भी परिमाण क्या होगा E होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर तो चार्ज Q है, यहाँ पर भी चार्ज Q है। अब फोर्स कितना लगेगा, तो प्लस पे तो लगता है इधर, माइनस पे लगता है इधर। प्लस पे विद्युत क्षेत्र के दिशा में और माइनस पे विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। हमने बताया हुआ है, ढेर सारा नोट्स बताया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। एपिसोड नंबर 34 से 39 के बीच हमने विद्युत क्षेत्र और उसके नोट्स को बताया हुआ है। तो F बराबर अब जो यहाँ होगा वो होगा परिमाण गुने आवेश का परिमाण गुने विद्युत क्षेत्र का परिमाण, तो Q इंटू E1। अब यहाँ पर जो हो जाएगा F का मान, चार्ज का परिमाण कितना Q और विद्युत क्षेत्र का परिमाण E2। दैट मीन्स अब जो इस पर फोर्स लग रहा है QE1, इस पर फोर्स लग रहा है QE2 और दोनों E1 E2 अलग अलग है, इसका मतलब बल अलग अलग हो गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं F नेट नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब ये है कि इसमें अब रेखीय गति करने की टेंडेंसी होगी, ये गति करेगा। अब हम बात करते हैं, अगर ये ताकतवर है तो उधर जाएगा, अगर ये ताकतवर है तो इधर आएगा। तो जो ताकतवर जहां पे फील्ड का परिमाण ज्यादा होगा, इसका मतलब वो अपने हिसाब से उसको क्या करेगा, चलाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से ये हमको डिक्लेरेशन मिला, डिक्लेरेशन हुआ कि जब किसी असमरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के साथ अलाइन करके रखा जाता है, मतलब क्षैतिज स्थिति में रखा जाता है, विद्युत क्षेत्र के साथ क्षैतिज स्थिति में रखा जाता है, तो उस स्थिति में कुल बल का मान शून्य नहीं होता है, अर्थात वह रेखीय गति करेगा। लेकिन संयोग की बात यह है कि इस वक्त भी टॉर्क नेट फैक्टर का मान 0 हो जाएगा, यानी कुल बल आघूर्ण का मान अभी भी क्या होगा 0। क्यों होगा भाई, तो आप देख रहे हैं कि ये फोर्स का डायरेक्शन सेंटर से गुजरेगा, ये फोर्स का डायरेक्शन सेंटर से गुजरेगा। तो हम तो पहले ही बोले कि जो फोर्स सेंटर से गुजर जाए वो टॉर्क पैदा नहीं करता है, घुमा नहीं सकता है। इसका मतलब है कि इसको रेखीय गति करने का टेंडेंसी होगा लेकिन घूर्णन गति करने का टेंडेंसी नहीं होगा। तो इस तरह से आप देख लिए कि जब वह क्षैतिज अवस्था में है तो रेखीय गति कर सकता है लेकिन घूर्णन गति नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए केस 2 देखते हैं। थीटा नॉट इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, मतलब अब जो है वो कुछ एंगल पर है, तो मान लेते हैं कि ये आपका विद्युत क्षेत्र है और असमरूप विद्युत क्षेत्र है, तो वे से परिमाण सब जगह अलग अलग होगा। तो सपोज करते हैं कि ये हमारा नेगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है, ये इसका डायपोल का लेंथ हो गया, ये इसका सेंटर है, ये विद्युत क्षेत्र है, तो इसके साथ ये थीटा एंगल है, तो ये हमारा E वेक्टर है, ठीक है, ये हमारा P वेक्टर है, तो P वेक्टर के बीच कुछ एंगल है, ये हमारा क्या हो गया P वेक्टर, और ये हमारा यहाँ पर क्या दिया हुआ है E वेक्टर, तो कुछ ना कुछ एंगल है। इसका मतलब है कि अब हम देखते हैं यहाँ पे चार्ज Q, यहाँ पे चार्ज Q, परिमाण फील्ड का यहाँ पे मान लेते हैं E1, यहाँ पे मान लेते हैं E2। तो फोर्स जो प्लस पे लगेगा विद्युत क्षेत्र के दिशा में, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना, जो चार्ज है जो फील्ड है, इसका मतलब यहाँ पे परिमाण हो गया QE1 बल का, और माइनस पे लगता है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, कि इधर जो बल लगेगा QE2,
यहाँ पे परिमाण यहाँ पे परिमाण अलग अलग है, इसका मतलब बल भी क्या हो गया, अलग अलग। इसका मतलब है कोई वस्तु है, इस पर 10 न्यूटन से इधर खींचे, 20 न्यूटन से इधर खींचे, तो कहेंगे कि इस पर नेट फोर्स का मान 0 नहीं है, कुछ न कुछ है। इसका मतलब अभी भी एफ नेट फैक्टर नॉट इक्वल टू क्या है, 0, यानी कुल बल का मान 0 नहीं है, शून्य नहीं है, मतलब कुछ न कुछ है। लेकिन इस वक्त टॉर्क नेट फैक्टर नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसमें तो 0 हो गया था, लेकिन इसमें 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? इसलिए ये चाहेगा कि हम इसको इधर घुमा दें, ये चाहेगा इधर घुमा दें, मतलब इसको डायपोल मान लेते हैं, इसको इधर खींचेगा, इसको इधर खींचेगा, ये घूमने का टेंडेंसी रखेगा। इसका मतलब है कि इस डायपोल के पास, इस बंदे के पास रेखीय गति करने का भी टेंडेंसी होगा, इधर चले चाहे इधर चले, और साथ में घूमने का भी टेंडेंसी होगा। इसका मतलब यह गति कर रहा है। आप इस दोनों को एग्जाम्पल को गौर से अगर देखिएगा, इन शॉर्ट आपको कुछ बहुत बड़ा राज नजर आता है। क्या राज नजर आता है कि जब हम थीटा एंगल पर रखते हैं, चाहे समरूप में रखें चाहे असमरूप में रखें, टॉर्क नेट नॉट इक्वल टू 0 दोनों में, और जब सुता के रखते हैं, जब क्षैतिज अवस्था में रखते हैं, तो टॉर्क नेट 0 है। इसका मतलब क्षैतिज अवस्था में विद्युत क्षेत्र के साथ आप जब भी रखिएगा तो टॉर्क नेट 0, और जब कुछ एंगल पे रखिएगा तो टॉर्क नेट का मान 0 नहीं होगा। ठीक है, तो अब अगला जो टॉपिक यहीं से पैदा हुआ, 2 नंबर का पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में, ये पूछा हुआ है कि बाह्य एवं समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करें। लॉन्ग क्वेश्चन होता है। इसका मतलब है कि इसके लिए तो पूछेगा नहीं, वो बात कर नहीं रहा। इसका मतलब बात करेगा किसके लिए, इसके लिए। तो चाहे समरूप हो चाहे असमरूप हो, उसमें थीटा एंगल पर जब तक हम नहीं रखेंगे, कुछ न कुछ एंगल पर जब तक नहीं रखेंगे, तब तक बल आघूर्ण काम नहीं करेगा। इसका मतलब है, अब हम देखेंगे अगले एपिसोड में, एपिसोड नंबर 55 में, विद्युत समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसको 2 भाग में कर देते हैं। चलिए इधर कर देते हैं कांस्टेंट, दैट मीन्स समरूप विद्युत क्षेत्र, समरूप विद्युत क्षेत्र में इधर कर देते हैं असमरूप विद्युत क्षेत्र। थोड़ा सा इसको गौर से समझना, ऑब्जेक्टिव इससे हल होता है। इसमें केस 1 कर देते हैं और केस 2 कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, थोड़ा सा भी समझते हैं। जब समरूप है तो समरूप हमारा ऐसा हो सकता है, ये हमारा समरूप विद्युत क्षेत्र है, और इसमें द्विध्रुव को हम रखते हैं, कैसे रखते हैं, तो ये हमारा नेगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, इसका जो डायपोल मोमेंट है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब पी वेक्टर है। ठीक है, और ये इसका सेंटर ऑफ डायपोल है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड को देखिए, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और पी वेक्टर भी इधर है, तो थीटा का मान कितना, 0 डिग्री। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, अगर ऐसे कर देते, इसका मतलब डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर हो जाता, इसका मतलब 0 डिग्री, और यहाँ पे हो सकता है, ऑल्सो हो सकता है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। मतलब या तो प्लस वाला इधर माइनस उधर जाता तो 180 डिग्री हो जाता, और इस तरह से है तो 0 डिग्री है। इसका मतलब ये है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि डायपोल जो है विद्युत क्षेत्र में इस तरह से सोया हुआ है। डायपोल मोमेंट अभी इधर है, विद्युत क्षेत्र इधर है, तो 0 डिग्री, और अब डायपोल अगर ऐसे है, विद्युत क्षेत्र डायपोल मोमेंट इधर है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इधर है, और विद्युत क्षेत्र का दिशा भी इधर है। क्योंकि जब नेगेटिव उधर जाएगा पॉजिटिव इधर आएगा, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव इधर हो जाएगा, तो उस स्थिति में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो अभी फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि या तो 0 डिग्री हो जाए या 180 डिग्री हो जाए, तो उसको सीधा सोचते हैं कि विद्युत क्षेत्र में डायपोल सोया हुआ है। ठीक है, अगर दोनों केस है तो जब ये सोया हुआ है और समरूप विद्युत क्षेत्र है, तो इसका मतलब है कि अगर ये चार्ज Q है, ये भी चार्ज Q है, तो इसमें बल का क्या पोजीशन है, घुमाने के लिए, गति करने के लिए तो बल चाहिए। जब तक उस पर नेट फोर्स नहीं लगेगा तब तक वह गति नहीं करेगा। थोड़ा सा इसको ऐसे समझते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई डायपोल है, इस पर 5 न्यूटन इधर से लगा फोर्स और 5 न्यूटन इधर से लगा फोर्स, तो ये तो बेचारा कहीं नहीं जाएगा,
यानी कि ना तो इधर जाएगा गति करके, ना तो इधर जाएगा, ना तो ऊपर ना नीचे। इसका मतलब है कि ये गति नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इस पर नेट फोर्स का मान 0 है, क्योंकि 5 न्यूटन फोर्स ईस्ट की ओर लग रहा था, मतलब इधर ईस्ट और इधर वेस्ट मान लेते हैं, तो 5 न्यूटन ईस्ट की ओर तो 5 न्यूटन वेस्ट की ओर, इसका मतलब नेट फोर्स का मान क्या था? 0 था। तो इस स्थिति में इस पर फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा? और आपको हम बता चुके हैं पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड में ही कि जब किसी चार्ज को आप बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। ठीक है, कितना लगता है? तो उसका चार्ज जो आप चार्ज रखे और जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है दोनों के गुणनफल के बराबर। इसका मतलब है यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो F बराबर कितना? QE के बराबर, और यहाँ पर भी फोर्स लगेगा F बराबर QE के बराबर, क्योंकि जो फील्ड यहाँ पे है वही फील्ड यहाँ पे है, क्योंकि हम कौन सा ले रहे हैं? समरूप ले रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो है डायरेक्शन देख लेते हैं, तो डायरेक्शन किधर होगा थोड़ा सा ये देखते हैं। ये हमारा डायपोल है इस तरह से, तो निगेटिव पे फोर्स लगता है किधर? फील्ड के अपोजिट, तो इस पर फोर्स लग गया इधर F वेक्टर और इस पर फोर्स लग गया इधर L वेक्टर, दोनों का परिमाण बराबर है। इसका मतलब है कि कोई 5 न्यूटन से इधर खींच रहा है, 5 न्यूटन से इधर खींच रहा है, मतलब अब जो सिचुएशन है 5, ये डायपोल मान लेते हैं, 5 न्यूटन से इधर खींच रहा है, 5 न्यूटन से इधर खींच रहा है, बेचारा कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि नेट फोर्स क्या होगा? 0। यहाँ पर आप लिख सकते हैं F नेट इक्वल टू 0। ठीक है, तो केस 1 इसलिए हम बोले कि यहाँ थीटा इक्वल टू क्या हो जाए? 0 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 और 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या हो? जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के साथ 0 डिग्री का कोण बनाए या 180 डिग्री का कोण बनाए तो उसके साथ नेट फोर्स का मान क्या होगा? 0। और संयोग की बात है कि टॉर्क नेट वेक्टर का मान भी हो जाएगा 0। ये चीज एक कंफर्म करने वाली बात है, सोचने वाली बात है। टॉर्क नेट क्या होगा? सो देखिए, ये फोर्स हमारा, ये हमारा सेंटर है, फोर्स हमारा इधर है, तो किसी भी वेक्टर को हम पीछे की ओर बढ़ा सकते हैं। तो ये फोर्स हमारा सेंटर से पास किया और ये फोर्स हमारा सेंटर से पास किया। इसका मतलब है कि जो फोर्स सेंटर से पास कर जाए वो टॉर्क डेवलप नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये है इसके द्वारा भी टॉर्क 0 है, इसके द्वारा भी टॉर्क 0। इसका मतलब टॉर्क नेट का मान क्या हो गया? 0। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव याद रखना है। क्या याद रखना है? जब किसी द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के साथ अलाइन करके रखा जाता है, मतलब जैसे विद्युत क्षेत्र है वैसे ही रख दिया जाता है। अब किधर कौन रखा उधर से कोई मतलब नहीं है, अलाइन करके रखा जाता है, विद्युत क्षेत्र के साथ रखा जाता है, तो उस पर नेट फोर्स का मान क्या होता है? 0। दैट मींस कुल बल का मान क्या होता है? 0। और कुल बल आघूर्ण का मान, टॉर्क नेट का मतलब क्या हुआ? कुल बल आघूर्ण का मान क्या हो जाता है? 0। तो ऑब्जेक्टिव में काम आ सकता है, तो ध्यान रखना है। अब हम कर देते हैं केस 2। केस 2, ठीक है। अब थीटा नॉट इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। अब दोनों में से कोनो नहीं है, तो कोनो नहीं है तो इसका मतलब है कि इसको क्या कर दिया गया है? घुमा दिया गया है। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसको जगह बनाने के लिए इसको थोड़ा यहाँ से हम हटा देते हैं। ये हमारा सेंटर है, यहाँ पे लिख देते हैं F नेट वेक्टर इक्वल टू 0, टॉर्क नेट वेक्टर इक्वल टू 0। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम दिखाते हैं, ये हमारा डायपोल है, ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा निगेटिव। चार्ज अगर Q है यहाँ भी चार्ज Q होगा, ये सेंटर हो गया, ठीक है। अब है कि ये माइनस है तो इस पर फोर्स लगेगा इधर, F बराबर कितना? QE, और इस पर फोर्स लगेगा विद्युत क्षेत्र के दिशा में, F बराबर QE। तो द्विध्रुव तो एक तरह से मान लेते हैं कि वस्तु है, तो वस्तु है कि इसका मतलब ये है कि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन उधर फोर्स लगे या 5 न्यूटन इधर फोर्स लगे तो अभी भी ये नेट फोर्स 0। इसका मतलब ये है कि हम लिख सकते हैं F नेट वेक्टर इक्वल टू 0, लेकिन टॉर्क नेट नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसी से हमारा अगला क्वेश्चन 2 नंबर का इंपॉर्टेंट चलेगा। समरूप विद्युत क्षेत्र है, परिमाण दोनों पे बल का बराबर है, लेकिन इस वक्त ये बंदा सेंटर पे काम नहीं कर रहा,
ये बंदा सेंटर पे काम नहीं कर रहा है, तो जो बल सेंटर पे काम नहीं करेगा इसका मतलब वह टॉर्क उत्पन्न करेगा, मतलब घुमाने का टेंडेंसी उसमें होगा। अब आप ही देखिए कि अगर ये डायपोल है तो ये चाह रहा है कि हम इसको इधर घुमा दें, ये चाह रहा है कि हम इधर घुमा दें, तो बेचारा इधर घूम जाएगा। अगर इसको तो पकड़े हुए हैं तो ठीक है, लेकिन छोड़ देंगे तो ये ऐसे घूम जाएगा। इसका मतलब घुमाने का टेंडेंसी इसके अंदर है, और घूमने का टेंडेंसी जैसे आ गया इसका मतलब बलागुर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉर्क नेट नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो थोड़ा सा ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको काम आ जाएगा। जब किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के साथ, ये आपका विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखा जाता है। थीटा का मतलब अब कितना नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, मतलब सोया वाली, है ना, इसको थोड़ा सा रखा गया है ऐसे करके। तो उसमें नेट फोर्स का तो मान 0 होगा, लेकिन नेट टॉर्क का मान 0, यानी कुल बल आघूर्ण का मान 0 नहीं होगा। दैट मीन्स इसमें घूमने की टेंडेंसी होगी, लेकिन रेखीय गति करने की टेंडेंसी इसमें नहीं होगी। इसमें भी रेखीय गति करने की टेंडेंसी नहीं होगी, घूमने की टेंडेंसी इसमें होगी, रेखीय गति नहीं करेगा। अपने पथ पे जैसे पंखा कैसे एक ही जगह पे रह के घूमता है, तो वही बेचारा जो है एक जगह रह के क्या करेगा, घूमेगा। इसलिए नेट फोर्स अभी भी क्या है, 0। और नेट फोर्स जब तक 0 है तब तक वह रेखीय गति नहीं कर सकता है। क्यों? मान लेते हैं कि ये हमारा 5 न्यूटन इस पर इधर लगा और 10 न्यूटन इधर से लगा दे, तो ये बंदा जो है इसको ठेलते हुए रेखीय गति करते हुए चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर नेट फोर्स का मान क्या है, 0। तो दैट मीन्स कि आप इसको समझ गए, ऑब्जेक्टिव इसका डील हुआ। अब हम बात करते हैं असमरूप विद्युत क्षेत्र में। ठीक वही अब केस हम लेते हैं। केस फर्स्ट, थीटा नॉट इक्वल टू थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, मतलब अभी सोया है लेकिन असमरूप है। असमरूप है तो पहले तो असमरूप विद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। यूं 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 यूं। अब इस तरह से ये हमारा नेगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है। हालांकि एकदम जरूरी नहीं है नेगेटिव इधर हो पॉजिटिव इधर हो, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। सिर्फ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और कोई बात नहीं है। ये आपका हो गया इसका लेंथ, ये हो गया सेंटर। अब देखिए, अब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, इसका मतलब है कि आपका P वेक्टर इधर है और E वेक्टर इधर है। E वेक्टर इधर है तो इसका मतलब थीटा का मान कितना, 180 डिग्री है यहाँ, बस यही फर्क है। अगर वही उलट करके रखते तो P वेक्टर उधर हो जाता, E वेक्टर उधर हो जाता, तो थीटा का मान 0 डिग्री हो जाता। अब देखते हैं कि ये तो असमरूप विद्युत क्षेत्र है। असमरूप का मतलब यहाँ का परिमाण, यहाँ का परिमाण, यहाँ का परिमाण, यहाँ का परिमाण अलग अलग। इसका मतलब यहाँ पर जो परिमाण होगा वो E1 और यहाँ पर जो परिमाण होगा E2, मतलब अलग अलग होगा। यहाँ पर जो परिमाण होगा वो E होगा, तो यहाँ पर भी परिमाण क्या होगा, E होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर तो चार्ज Q है, यहाँ पर भी चार्ज Q है। अब फोर्स कितना लगेगा, तो प्लस पे तो लगता है इधर, माइनस पे लगता है इधर। प्लस पे विद्युत क्षेत्र के दिशा में और माइनस पे विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। हमने बताया हुआ है, ढेर सारा नोट्स बताया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। एपिसोड नंबर 34 से 39 के बीच हमने विद्युत क्षेत्र और उसके नोट्स को बताया हुआ है। तो F बराबर अब जो यहाँ होगा वो होगा परिमाण गुने आवेश का परिमाण गुने विद्युत क्षेत्र का परिमाण, तो Q इंटू E1। अब यहाँ पर जो हो जाएगा F का मान, चार्ज का परिमाण कितना Q, अब विद्युत क्षेत्र का परिमाण E2। दैट मीन्स अब जो इस पर फोर्स लग रहा है QE1, इस पर फोर्स लग रहा है QE2, और दोनों E1 E2 अलग अलग है, इसका मतलब बल अलग अलग हो गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं F नेट नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये है कि इसमें अब रेखीय गति करने की टेंडेंसी होगी, ये गति करेगा। अब हम बात करते हैं, अगर ये ताकतवर है तो उधर जाएगा, अगर ये ताकतवर है तो इधर आएगा। तो जो ताकतवर जहां पे फील्ड का परिमाण ज्यादा होगा, इसका मतलब वो अपने हिसाब से उसको क्या करेगा, चलाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से ये हमको डिक्लेरेशन मिला, डिक्लेरेशन हुआ कि जब किसी असमरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के साथ अलाइन करके रखा जाता है, मतलब क्षैतिज स्थिति में रखा जाता है, विद्युत क्षेत्र के साथ क्षैतिज स्थिति में रखा जाता है, तो उस स्थिति में कुल बल का मान 0 नहीं होता है, अर्थात वह रेखीय गति करेगा।
लेकिन संयोग की बात यह है कि इस वक्त भी टॉर्क नेट वेक्टर का मान 0 हो जाएगा, यानी कुल बल आघूर्ण का मान अभी भी क्या होगा, 0। क्यों होगा भाई? तो आप देख रहे हैं कि ये फोर्स का डायरेक्शन सेंटर से गुजरेगा, ये फोर्स का डायरेक्शन सेंटर से गुजरेगा। तो हम तो पहले ही बोले कि जो फोर्स सेंटर से गुजर जाए वो टॉर्क पैदा नहीं करता है, घुमा नहीं सकता है। इसका मतलब है कि इसको रेखीय गति करने का टेंडेंसी होगा, लेकिन घूर्णन गति करने का टेंडेंसी नहीं होगा। तो इस तरह से आप देख लिए कि जब वह क्षैतिज अवस्था में है तो रेखीय गति कर सकता है, लेकिन घूर्णन गति नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए केस 2 देखते हैं। थीटा नॉट इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, मतलब अब जो है वो कुछ एंगल पर है। तो मान लेते हैं कि आपका विद्युत क्षेत्र है और असमरूप विद्युत क्षेत्र है, तो भी इसका परिमाण सब जगह अलग अलग होगा। तो सपोज करते हैं कि ये हमारा निगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है। ये इसका डायपोल का लेंथ हो गया, ये इसका सेंटर है, ये विद्युत क्षेत्र है, तो इसके साथ ये थीटा एंगल है। तो ये हमारा ई वेक्टर है, ठीक है, ये हमारा पी वेक्टर है। तो पी वेक्टर के बीच कुछ एंगल है, ये हमारा क्या हो गया, पी वेक्टर, और ये हमारा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ई वेक्टर। तो कुछ ना कुछ एंगल है। इसका मतलब है कि अब हम देखते हैं यहाँ पे चार्ज Q, यहाँ पे चार्ज Q, परिमाण फील्ड का यहाँ पे मान लेते हैं E1, यहाँ पे मान लेते हैं E2। तो फोर्स जो प्लस पे लगेगा विद्युत क्षेत्र के दिशा में, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना, जो चार्ज है, जो फील्ड है, इसका मतलब यहाँ पे परिमाण हो गया QE1 बल का, और माइनस पे लगता है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, कि इधर जो बल लगेगा QE2। यहाँ पे परिमाण अलग अलग है, इसका मतलब बल भी क्या हो गया, अलग अलग। इसका मतलब है कोई वस्तु है, इस पर 10 न्यूटन से इधर खींचे, 20 न्यूटन से इधर खींचे, तो कहेंगे इस पर नेट फोर्स का मान 0 नहीं है, कुछ न कुछ है। इसका मतलब अभी भी F नेट फैक्टर नॉट इक्वल टू क्या है, 0, यानी कुल बल का मान 0 नहीं है, शून्य नहीं है, मतलब कुछ न कुछ है। लेकिन इस वक्त टॉर्क नेट वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसमें तो 0 हो गया था, लेकिन इसमें 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? इसलिए ये चाहेगा कि हम इसको इधर घुमा दें, ये चाहेगा इधर घुमा दें, मतलब इसको डायपोल मान लेते हैं, इसको इधर खींचेगा, इसको इधर खींचेगा, ये घूमने का टेंडेंसी रखेगा। इसका मतलब है कि इस डायपोल के पास, इस बंदे के पास रेखीय गति करने का भी टेंडेंसी होगा, इधर चले चाहे इधर चले, और साथ में घूमने का भी टेंडेंसी होगा। इसका मतलब यह गति कर रहा है। आप इस दोनों को, एग्जाम्पल को गौर से अगर देखिएगा, इन शॉर्ट आपको कुछ बहुत बड़ा राज नजर आता है। क्या राज नजर आता है कि जब हम थीटा एंगल पर रखते हैं, चाहे समरूप में रखें चाहे असमरूप में रखें, टॉर्क नेट नॉट इक्वल टू 0 दोनों में है। और जब सुता के रखते हैं, जब क्षैतिज अवस्था में रखते हैं, तो टॉर्क नेट 0 है। इसका मतलब क्षैतिज अवस्था में विद्युत क्षेत्र के साथ आप जब भी रखिएगा तो टॉर्क नेट 0, और जब कुछ एंगल पे रखिएगा तो टॉर्क नेट का मान 0 नहीं है। ठीक है, तो अब अगला जो टॉपिक यहीं से पैदा हुआ, 2 नंबर का पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में। ये पूछा हुआ है कि बाह्य एवं समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करें। लॉन्ग क्वेश्चन होता है। इसका मतलब है कि इसके लिए तो पूछेगा नहीं, वो बात कर नहीं रहा। इसका मतलब बात करेगा किसके लिए, इसके लिए। तो चाहे समरूप हो चाहे असमरूप हो, उसमें थीटा एंगल पर जब तक हम नहीं रखेंगे, कुछ न कुछ एंगल पर जब तक नहीं रखेंगे, तब तक बल आघूर्ण काम नहीं करेगा। इसका मतलब है, अब हम देखेंगे अगले एपिसोड में, एपिसोड नंबर 55 में, विद्युत समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।